यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सितंबर 2024 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक अपने साथ में रखें ताकि आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आप नोट भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र। सबसे पहले प्रश्न पत्र में हमें समय जो है वो हल करने का 3 घंटे दिया गया है और इसके पूर्णांक हैं 80 अंक और नोट है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो देखो बच्चों, हम पहले देखेंगे भाग क। भाग क में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका 4 अंक का है। पहला प्रश्न है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों, रमेश शब्द का संधि विच्छेद सही हमने लिखना है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारा जो सही है वो है रमा प्लस ईश, ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्राम वास का समास विग्रह क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन है, गांव में वास, ग्राम में वास, ग्राम का वास या ग्राम से वास। इसका सही उत्तर है ग्राम में वास। तीसरा प्रश्न है, लड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा सही विकल्प चुनकर लिखें। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, लड़, लड़ाई, लड़का, लड़कपन। इसका सही उत्तर है लड़ाई। लड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है लड़ाई। अगला है प्रश्न नंबर 4, पहले प्रश्न का चौथा भाग, दिन का सही पर्यायवाची शब्द चुनें। इसके विकल्प हैं दिवस, कष्ट, बैग, पंकज। इसका सही उत्तर है दिवस। इसी तरह प्रश्न नंबर 1 का भाग 2, दूसरे भाग में भी आपके लिए निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसा प्रश्न है, वह भी 4 अंक का ही है। पहला प्रश्न है, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है कागज़ की कश्ती नहीं चलने का, ख है लगातार हवा चलने का, ग काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का और घ चौथा है काठ का घोड़ा नहीं दौड़ने का। इसका सही उत्तर है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का। अगला प्रश्न है, संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। ऑप्शन है कमल की भांति, मीन की भांति, हंस की भांति, तुलसी की भांति। इसका सही उत्तर है हंस की भांति। संत हंस की भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी। इसके ऑप्शन है अपनी विधवा पुत्री की, अपने पुत्र की, अपने पौत्र की या अपनी माँ की। इसका सही उत्तर है अपनी विधवा पुत्री की। मंत्री चूड़ामणि को अपनी विधवा पुत्री की चिंता थी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था। ऑप्शन देखिए, पटना के स्टेशन पर, दिल्ली के स्टेशन पर, मुंबई के स्टेशन पर या हवाई जहाज में। इसका सही उत्तर है पटना के स्टेशन पर। इसी तरह पहले प्रश्न का ही भाग 3, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी आपका 4 अंक का है। पद्यांश है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, अधर सुदारस मुरली राजती, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल।
बच्चों, आपने इस पद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई हैं? ऑप्शन देखिए, दोहावली, पदावली, नीति के दोहे, जड़ की मुस्कान। इसका सही उत्तर है पदावली। ये जो पंक्तियाँ हैं ये पदावली कविता में से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? ऑप्शन है श्री राम को, श्री कृष्ण को, भगवान को, काजल को। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, कटी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, कमर, होंठ, घुंघरू, माथा। इसका सही उत्तर है कमर। कटी शब्द का अर्थ होता है कमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन देखिए, बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, गोवर्धन पूजा का वर्णन, भक्ति में माधुर्य भाव का वर्णन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। इसी तरह आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी निम्नलिखित बहुविकल्पों प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी आपका 3 अंक का है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। देखिए, गुप्त बात प्रकट करना, मरने के लिए तैयार रहना, भली भांति परिचित होना, धोखा देना। इसका सही उत्तर है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। अगला है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मार देना, बढ़ चढ़कर बातें करना, मुश्किल काम, बुरी तरह पराजित करना। इसका सही उत्तर है मुश्किल काम। अगला है, ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नतीजा ना जाने क्या हो, सेहत बहुत बड़ा धन है, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती, कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है नतीजा ना जाने क्या हो। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ होता है नतीजा ना जाने क्या हो। इसी तरह आगे है 5वां भाग, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। ये आपका 6 अंक का है। पहला है, लेख शब्द का विशेषण लेखक है। इसका हमने हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है हाँ, लेख शब्द का विशेषण लेखक है। अगला प्रश्न है, असमान और आसमान शब्द युगम के सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। इसे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सहारा, शीघ्र, जो बराबर ना हो, उचित, जो बराबर ना हो, आकाश। इसका सही उत्तर है जो बराबर ना हो और आकाश। असमान का अर्थ होता है जो बराबर ना हो और आसमान का होता है आकाश। इसी तरह तीसरा है, जिसका कोई अर्थ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। इसका है सार्थक। जिसका कोई अर्थ हो, इसका मतलब है सार्थक। अगला है, उन्नति शब्द का विलोम शब्द अवनति है, सही या गलत? इसका उत्तर है सही। 5वां है, काल शब्द के कोई 2 अनेकार्थिक शब्द लिखिए। काल शब्द के अनेकार्थी शब्द कोई 2 है। एक है समय और दूसरा है अंत। एक और होता है, वो है मौसम, और एक है क्रियाओं को सूचित करने वाला शब्द, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल काल, भविष्य काल। ये है काल के अनेकार्थी शब्द। इसी तरह आगे है, उसने हस्ताक्षर कर दिया है। दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसका आएगा, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिया की जगह पे सही लिखेंगे हम, दिए हैं। यह है सही उत्तर। इसके बाद अगला 6ठा भाग है। इसमें आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। ये आपका होगा कुल
8 अंक का। इसके 4 प्रश्न हैं, चारों के ही आपने उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मित्रता निबंध के अनुसार हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसका उत्तर है, मित्रता निबंध के अनुसार हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय स्वयं को बुरी संगति से दूर रखना है। अगला प्रश्न है, मैं और मेरा देश निबंध के अनुसार किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? इसका उत्तर है, मैं और मेरा देश निबंध के अनुसार स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? इसका सही उत्तर है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने सबसे पहले पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे देखा था। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी के अनुसार बेला का मायका किस शहर में था? सूखी डाली एकांकी के अनुसार बेला का मायका लाहौर शहर में था। इसी तरह बच्चों अगला भाग है भाग क। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। जितने भी आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपने 4 का उत्तर देना है, जो कि 8 अंक का है। ये भी कितने अंक का है? 8 ही अंक का है। पहला प्रश्न है, ममता कहानी के अनुसार ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? ममता कहानी के अनुसार ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? इसका सही उत्तर है, एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी, उसने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। वह व्यक्ति ममता से आश्रय की भीख मांग रहा था। पहले तो ममता उस मुगल की मदद नहीं करना चाहती थी, किंतु अतिथि देवो भव की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर ममता ने उस थके मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। इसी तरह अगला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? अशिक्षित के हृदय कहानी के अनुसार नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? इसका सही उत्तर है, नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के घर के बाहर लगा हुआ था। यह पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। उसके साथ उसका बचपन बीता था। वह पेड़ उसे उसके पिता की धरोहर था। उसके लिए वह अपने पिता की यादगार मानता था। वह पेड़ की शीतल छाया में सुख का अनुभव करता था। वह रह रहकर पेड़ के उपकारों का स्मरण करता है। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। इस पेड़ के उसके परिवार पर अत्यधिक उपकार थे। यह पेड़ उसे तथा उसके परिवार को दातून तथा छाया प्रदान करता था। पेड़ के इसी उपकारी रूप के कारण मनोहर सिंह को उससे इतना अधिक लगाव था। अगला प्रश्न है, मित्रता निबंध के अनुसार लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है,
सत्संगति से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का रहन सहन छात्रावास में कैसा था? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू की पोतियां छात्रावास में सामान्य छात्राओं के समान बहुत सादगी और संयम में रहती थी। वे सभी खादी के कपड़े पहनती थी। उन्हें अपने वस्त्र स्वयं धोने होते थे। उन्हें अपने कमरे की सफाई झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वे अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी। उन्हें साबुन तेल आदि के लिए सीमित राशि ही दी जाती थी। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित होते हैं? इसका उत्तर है, दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या द्वेष और परस्पर कलह होने की बात सुनी और ये जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से चिंतित हो उठते हैं। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? परेश ने दादाजी के पास जाकर बताया कि उसकी पत्नी बेला का मन इस घर में नहीं लगता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सब उसकी निंदा करते थे और सब उसकी शिकायत करते थे, ताने देते थे। वह ऐसा समझती थी जैसे वह परायों में आ गई थी। वह आज़ादी चाहती है और दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी जहां उस पर कोई रोक टोक नहीं हो। ये थे आपके 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। ये आपका 12 अंक का है। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपने किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, अशिक्षित का हृदय कहानी एक सौदेश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में एक अशिक्षित ग्रामीण मनोहर के निश्चल तथा स्नेहपूर्ण हृदय का चित्रण है। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम तो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन एक पेड़ के प्रति प्रेम देखने को कम मिलता है जो इस कहानी में व्यक्त हुआ है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत आती है तो वह मित्रों की सहायता तो दूर सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मनोहर की भी सहायता गांव भर में किसी ने नहीं की। अगला प्रश्न है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अतः हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में ममता के संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी को सर्वथा अनुचित बताया है। अतः कहानी हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभगत
आश्रयदाता, समाज सेवक, मृदुभाषी आदि बनने की शिक्षा देती है। व्यक्ति की ममत्व की भावना तथा उसमें निहित उपकार भावना के भी दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? इसका उत्तर है देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। मत का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मत सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। किसी के गलत प्रभाव में आकर किसी गलत व्यक्ति को मत देना उचित नहीं है। हमें व्यक्ति विशेष के गुण दोषों को विचार कर ही मतदान करना चाहिए। किसी प्रकार के लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। इसका सही उत्तर है, राजेंद्र बाबू के हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थीं। वे खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वे एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में दादाजी छोटे बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? इसका उत्तर है, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इसमें दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है और अत्यधिक पढ़ी लिखी है। वह अपने घर की लाडली है, किंतु यहाँ वह केवल एक छोटी बहू है। उसे सबका आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है। जहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया। कोई भी इंसान योग्यता और बुद्धि से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। छोटी बहू निश्चय से ही अकल में सबसे बड़ी है। इसीलिए हम सबको उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। उसे सबको आदर देना चाहिए। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें। हमें उसे आगे पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। ये कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब उसकी डालियाँ हैं। डालियों से ही पेड़ हैं और डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तो बच्चों, ये थे आपके 6-7 पंक्तियों में उत्तर देने वाले प्रश्न। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपका है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कुल 5 अंक का है। इसमें आपको एक पंजाबी गद्यांश दिया गया है जिसको हमने हिंदी में लिखना है। पहले एक बार मैं आपको ये गद्यांश पंजाबी में पढ़ के सुनाती हूँ। हर साल 31 मई ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਅਤੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, फेफड़िया के रोग ते अनेक बीमारियां शामिल हैं। तो बच्चों, इसको हमने हिंदी में इसका अनुवाद करना है। हम लिखेंगे प्रति वर्ष इकतीस मई को राष्ट्रीय
तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लोगों को तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाता है। तंबाकू नोशी के कारण कई नामुराद तथा लाइलाज रोग लग जाते हैं। जिनमें कैंसर, दमा, चमड़ी के रोग, फेफड़ों के रोग, तथा अन्य अनेक बीमारियां सम्मिलित हैं। तो बच्चों, ये है आपका पंजाबी गद्यांश का अनुवाद। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया गया है, आपका नाम विशाल कुमार है, आप सरकारी हाई स्कूल लुधियाना में पढ़ते हैं। आप एनएसएस यूनिट के मुख्य सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 23 दिसंबर 2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से एक नोटिस तैयार करें जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों से रक्तदान के लिए अनुग्रह किया जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम नोटिस तैयार करेंगे तो इसका लिखेंगे शीर्षक। इसका शीर्षक है, देखिए आपके प्रश्न में ही इसका सारा उत्तर है। देखिए, रक्तदान शिविर का आयोजन, ये इसका शीर्षक है। आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रक्तदान शिविर का आयोजन। इसके बाद आप
अगली लाइन में, अगली पंक्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थियों के लिए सूचना। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक क्या है हमारा? रक्तदान शिविर का आयोजन। उसके बाद हम लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि आपके विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 23 सितंबर 2024 को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जो भी विद्यार्थी स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वह सादर आमंत्रित है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी के जीवन को बचा सकता है। इतना लिखने के बाद आप अगली पंक्ति में लिखेंगे दिनांक। दिनांक, जो भी दिनांक है हमें यहाँ पेपर में दी गई है 23 सितंबर 2024 को तो रक्तदान शिविर का आयोजन होना है। तो आयोजन होने से हम सूचना पहले ही देंगे, तो इससे पहले वाली आप कोई भी तारीख लिख सकते हैं, कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। जैसे 23 सितंबर को है, आप लिख दो 18 सितंबर 2024। उसके बाद आप नीचे जो सूचना देने वाला है उसका नाम लिखेंगे। नाम है विशाल कुमार। उनका क्या है पद? एनएसएस यूनिट के मुख्य सचिव हैं। यहाँ पर लिखेंगे मुख्य सचिव एनएसएस यूनिट, एनएसएस यूनिट। ठीक है, तो ये था आपका नोटिस। इसके बाद आपको एक ऑप्शन में दिया गया है, अगला है आपका नाम संजीव कुमार है। आप विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में पढ़ते हैं। आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में 28 सितंबर 2024 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल की मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखे। तो बच्चों, ये जो प्रतिवेदन है वो शुरू होगा एक शीर्षक के साथ। शीर्षक क्या है? हमारा शीर्षक है सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। देखिए, शीर्षक भी आपका जो है वो इन्हीं में छिपा हुआ है, सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। आप शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे अगली पंक्ति में विद्यार्थियों में सुंदर लिखाई को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में दिनांक 28 सितंबर 2024 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल की मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान को प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। इतना लिखने के बाद आप प्रतिवेदन तैयार करने वाले का नाम लिखेंगे। नीचे नाम है संजीव कुमार और उनका लिखेंगे आप कि उनका क्या पद है? अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये है आपका प्रतिवेदन। इसके बाद अगले भाग में आपको प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र अथवा रोडवेज के महाप्रबंधक को बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र। ये आपका है कुल 8 अंक का। इन दोनों में से आपने कोई एक करना है और ये आपको आपकी व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं। पहला विषय है परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं। दूसरा है भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन।
तीसरा है मेरी दिनचर्या, ये भी आपका 8 अंक का है। इन तीनों में से आपने किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। इसके बारे में भी आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद अगला भाग है भाग च। भाग च जो है वो बहुत ही आसान भाग है। इसका प्रश्न है निम्नलिखित में से कोई एक प्रपत्र भरिए। देखिए आपको सारा कुछ प्रश्न में ही इसका उत्तर दिया गया है, आपने सिर्फ यहाँ से देख देख के लिख देना है। मान लीजिए आपका नाम जगदीश सिंह है, आपका भारत बैंक शाखा गंगानगर में एक बचत खाता है जिसका नंबर 4926942113 है। आपको अपने इस खाते में से 3500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर बचत खाता धारक का नाम। क्या नाम है? जगदीश सिंह। आप यहाँ पर लिखेंगे जगदीश सिंह। उसके बाद खाता नंबर। खाता नंबर है ये वाला 4926944213। उसके बाद लिखेंगे कृपया मुझे कितने रुपए? 3500। यह हम अंकों में लिखा, अब यहाँ शब्दों में लिखना है 3500। और नीचे खाता धारक के हस्ताक्षर। खाता इसके नाम पे है जगदीश सिंह, और यहाँ पर हम हस्ताक्षर करेंगे जगदीश सिंह के नाम से, क्योंकि वह खाता के धारक है। तो ये बच्चों प्रपत्र हो गया। इसी तरह आपको ऑप्शन में एक और प्रपत्र दिया गया है। मान लीजिए आपका नाम सूर्य कुमार यादव है, आपका हिमालय बैंक शाखा सोलन में एक बचत खाता है जिसका नंबर 123498734242 है। आपको अपने इस खाते में दिनांक 23/10/24 को 3000 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक हमको क्या दी गई है? 23/10/24। तो उसके बाद जमा खाता, जमा बचत खाता नंबर, ये नंबर हमें दिया गया है, हमने यही लिखना है 123498734242, जो कि श्री नाम है सूर्य कुमार यादव। हम लिखेंगे यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के नाम से। राशि कितनी है? 3000। और यहाँ पर पहले लिखेंगे अंकों में, फिर हम लिखेंगे शब्दों में 3000। और जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जमाकर्ता कौन है? सूर्य कुमार यादव। ये पत्र भी आपका पूरा हुआ। देखिए ये बहुत ही आसान है। सबसे आसान प्रश्न ये है कि आपने इसके उत्तर भी आपने प्रश्न में से देख देख के ही लिख लेने हैं। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न पत्र जो आपको सितंबर के एग्ज़ाम में आया था। तो मुझे आशा है कि आपके जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। तो बच्चों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद संदीशा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी इससे लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।